Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So, let's start with the discussion. इमरान प्रताप गधी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 3 जज बेंच का केस है, जहां पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सपोज हमने देखा है विद रिस्पेक्ट टू आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट में कि अगर हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या भी कोई भी बीएनएस के प्रोविजन अगर इंसाइटमेंट ऑफ रिलीजियस हेट्रेट हम बात कर रहे हैं, एनमिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या किस रिस्पेक्ट में लग सकते हैं कि अगर सपोज किसी भी पर्सन के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 specifically provides the freedom of speech and expression, but there are reasonable restriction और इन reasonable restrictions के बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है, ऑफेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। बट हम कब ऑफेंसेस को लगाएंगे और कब ये आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आएंगे और कब आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है, कैसे पता चल सकता है। सो इन दिस केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द मैटर वाज यहाँ पे कि अगर आप देखो जो मैटर था कि जो फैक्ट्स थे, अगर देखो कि यहाँ पे द एपेलेंट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैड पोस्टेड हिज वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट अ वीडियो क्लिप ऑफ मैसिव मास सेरेमनी। कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मैटर क्या था कि अगर कोई भी पर्सन ट्विटर पे क्या कर सकता है, अपनी एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते कोई पोस्ट कर सकता है। तो इसमें एक पर्सन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो एक्स अकाउंट है उस पर क्या किया, एक पोयम पब्लिश करी, पोयम को अपलोड किया। अब इस पोयम में ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोयम द पर्सन वाज अक्यूज्ड अंडर सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ द बीएनएस। यहाँ पे बीएनएस के सर्टेन ऑफेंसेस वर अलीज्ड अगेंस्ट हिम, दैट ये जो आपकी पोयम है उस बेसिस के ऊपर रिलीजियस या फिर एनिमिटी, कम्युनल हेट्रेड और ये सब आप चीजें कर रहे हो। तो यहाँ पे इस बेसिस के ऊपर उनकी जो पोयम है उसके बेसिस के ऊपर उनको क्या किया, चार्ज किया अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस। क्या बोल के है कि ये जो पोयम है इसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, रिलीजियस हेट्रेड कर रहे हो, एनिमिटी बिटवीन द कम्युनिटीज कर रहे हो। तो इस बेसिस के ऊपर उनके ऊपर प्रोविजंस लगे ऑफ द बीएनएस। अब सी the poem in Urdu metaphorically spoke of facing injustice with love and sacrificing personal love. But here यहाँ पे जो मैटर था, जो पोयम थी, अगर हमने उसको ट्रांसलेट भी करे तो यहाँ पे कोई भी एनिमिटी की, कोई भी हेट्रेड की या फिर कोई भी आपका ऐसी एनिमिटी की फीलिंग को आप प्रमोट नहीं कर रहे थे। इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अपलोडेड दिस पोयम और विच was seen in the video does not show that there he was intending to encourage enmity against a particular community or religion. तो उस बेसिस के ऊपर the allegations in the complaint is that spoken words of the poem incite people of one community against another. It hurts the community's religion and social sentiments. ये जो पोयम थी इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि जो पर्सन है उसने क्या किया है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, उनको आउटरीच किया है। या फिर इट अलीज दैट द सॉन्ग हैड लिरिक्स that incited people of other communities to fight for their community's rights. It alleged that the video posted by the appellants created enmity between two communities at the national level and hatred towards each other. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बोल रहा है कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वायलेंस करने के लिए उनके अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हेट्रेट कर रहे हो। तो इस बेसिस पे आपकी पोयम के बेसिस पे हम आपको बीएनएस के सर्टेन प्रोविजंस की 196 हो गया, 197 हो गया, 202 हो गया, 299 हो गया, 57 हो गया, 57 अबेटमेंट का हो गया। तो ये जितने भी प्रोविजंस है कि जब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो 196, 197 में, 202 में कि अगर रिलीजियस फीलिंग्स को आप आउटरीच कर रहे हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हो, एनिमिटी और या फिर कम्युनिटी के बीच में आप कुछ क्या कर रहे हो, हेट्रेट करवा रहे हो, एनिमिटी कर रहे हो, तो उस बेसिस के ऊपर आपको क्या कर रहे हैं, हम बीएनएस में लाइबल कर सकते हैं। अब ये पोयम क्या थी कि अगर पोयम के स्पेसिफिक वर्ड्स को अगर आप देखो तो दिस आर प्रोवाइडेड हियर। ये जो पोयम है वो क्या बोल रही है और उसका ट्रांसलेशन क्या है। कि अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, a broad English translation. It has been taken from the judgment itself. ये जो translation है कोर्ट ने ही प्रोवाइड किया है कि with respect to the poem, those who are bloodthirsty listen to us. If the fight for our rights is met with the injustice, we will meet that injustice with love. If the drop flowing from candles are like flames
An analogy, if the tears from one our faces are like flame, we will use it to light up all paths. If the bodies of our beloved ones are a threat to your throne, we swear by God that we will bury our loved ones happily. Those who are bloodthirsty, listen to us. तो ये जो एक पोयम है जिन्होंने उसको अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पब्लिश किया, इस पोयम के बेसिस के ऊपर उनको 196, 197 हो गया, 202 हो गया, 299 हो गया कि आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आउटरीच किया, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज के या फिर जो रिलीजन है उनमें एनमिटी या फिर कम्युनल हेट्रेड आप प्रमोट कर रहे हो। तो इस पोएम के बेसिस पे ये कहीं से निकल के नहीं आ रहा है। कोर्ट्स इंटरप्रेटेड दिस पोएम और कोर्ट ने इस पोएम को बेसिकली अगर प्लेन रीडिंग में हम देखें तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे अगर ये वर्ड्स लिखे हैं, ब्लड थर्स्टी लिखा है, या फिर अगर आप बोल रहे हो कि बरी आर लव्ड वंस, और जो ब्लड थर्स्टी हो गए, या फिर जो इनजस्टिस है, इनजस्टिस विद बी मेट विद लव, तो ये सब चीजें क्या बता रहा है, इनजस्टिस विद बी मेट विद लव, कि जो भी आप गलत कर रहे हो हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से अपनाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे ये पोएम कहीं से ये नहीं दिखा रही है कि आप क्या कर सकते हो। जो भी पर्सन है, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी थी अगेंस्ट दिस पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम इज नोवेयर इंसाइटिंग एनी हेट्रेड, एनी एनमिटी, और इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी रिलीजियस ऑल्सो, कि यहाँ पे कहीं भी आपको रिलीजियस, पर्टिकुलर रिलीजियस की आउटरेज होती हुई दिख रही है क्या? नहीं। अगर हम देखें, दोज हु आर ब्लड थर्स्टी लिसन टू अस, सिंपली बोल रहा है इफ द फाइट फॉर आवर राइट्स इज मेट विद इनजस्टिस, कि अगर हमारे राइट्स को हम अगर उसके लिए फाइट कर रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो हम वो इनजस्टिस को अच्छे से लेंगे, प्यार से लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे आंसुओं को आप देख रहे हो, इफ द टीयर्स फ्रॉम आवर फेस आर लाइक फ्लेम वी विल यूज इट टू लाइट आवर पाथ, तो अपने बारे में ये बोल रहा है कि अगर हमारे को इनजस्टिस हुई है तो उसको हम इनजस्टिस को प्यार से लेंगे। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये तो और बता रहा है कि अगर इनजस्टिस होगी तो भी हम उसको क्या करेंगे, प्यार से लेंगे। तो यहाँ पे आप जो है बोल रहे हो कि एनमिटी को प्रमोट कर रहा है या फिर आप कम्युनल हेट्रेड को बोल रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। इफ द बॉडीज ऑफ आवर लव्ड वंस आर अ थ्रेट टू योर थ्रोन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारी बॉडीज आपके लिए डेंजर है तो या थ्रेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी खुशी खुशी बरी कर देंगे। तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं मिल रहा है कि जो आपकी ये क्या है, प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एग्जांपल है कि अगर कोई भी अगर अपनी स्पीच को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। बट इस बेसिस के ऊपर सिंपली आप कोई वर्ड्स के बेसिस के ऊपर आप ये बोल सकते हो क्या कि ये जो है एनमिटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए ये बोला कि जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि वो जब भी कोई केस रजिस्टर कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में आता है या नहीं आता है। ये जो प्रोविजंस है, आपने जो इतने सारे प्रोविजंस लगाए 196 का, 197 का, 302 का, 299 का ऑफ बीएनएस, क्या ये सही में भी लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। सी सेक्शन 196 क्या बोल रहा है, whoever promoting enmity between different groups of religion और race, तो यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर, रेस के बेसिस के ऊपर आप एनिमिटी क्रिएट नहीं कर रहे। तो आप तो ये सिर्फ बता रहे हो कि अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम उस इनजस्टिस को लव के साथ लेंगे, और ये जो भी बता रहा है ये तो क्या बोल रहा है, और आप बता रहे हो सही चीजें बता रहे हो। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, नॉन वायलेंस की थीम को बता रहे हो, ना कि वायलेंस करने के लिए। by words, whoever by words spoken or written, by visible representation or other promotes or attempts to promote on the ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, on other ground whatsoever disharmony or feeling of enmity or hatred और ill will, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये बेसिस नहीं मिलेगा कि आप रिलीजन या रेस के बेसिस पे बोल रहे हो कि यहाँ पे आप डिफरेंस बताना चाहते हो कि दोनों कम्युनिटीज अलग अलग है और उनमें कुछ हेट्रेड है। ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली रिलीजन की तो कहीं बात नहीं हुई, रेस की कहीं बात हो ही नहीं रही है। सो दिस प्रोविजन एंड नेक्स्ट जो आपका 197 का प्रोविजन है जहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, इम्प्यूटेशन, असर्शंस, प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, कि आप ये बोल रहे हो कि आप 197 क्लॉज 1 का यूज करके बोल रहे हो कि ये जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हो बाय रिलीजिंग दिस पोएम, कि अगर ये पोएम है आप जो बोल रहे हो कि हमारे साथ इनजस्टिस होगा तो उसको हम लव से लेंगे, और अगर आपको हमारी बॉडीज चाहिए तो हम खुशी खुशी हमारी बॉडीज दे देंगे। तो इस केस में आप क्या कुछ नेशनल इंटीग्रिटी को इश्यू कर रहे हो क्या? नहीं, आप उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हो। See, whoever by words, either spoken or words, or by sign, by visible representation or through electronic communication, या आपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो इंक्लूड किया है, मेक्स और पब्लिशेस एनी एम्प्यूटेशन दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन कैन नॉट बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर ऑफ द रिलीजन
racial, language or regional group or caste community bear true faith and allegiance to the Constitution of India। कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि किसी रिलीजन का है, कि पर्टिकुलर रेस का है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर नेशन, इंडियन नेशन के अगेंस्ट में एलिजेंस नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए आप उनको ऑफेंस कर सकते हो, उनके अगेंस्ट में ये ऑफेंस चार्ज कर सकते हो। बट यहाँ पे इस पोएम के बेसिस के ऊपर हमको ये तो पता नहीं चल रहा है कि कोई भी जो पर्सन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर इंडिया एज ए नेशन के अगेंस्ट एलिजेंस शो नहीं कर रहा है, और uphold the sovereignty or integrity of India, or asserts or advises, propagates or publishes that any class of person shall by reason of being in this particular group be denied or deprived of their rights as a citizen। तो इस सब की तो कहीं बात ही नहीं हो रही इस पोएम में। तो ये जो मेन प्रोविजंस है आपको बीएनएस के वो रेफर कर सकते हो, 196, 197 हो गया। 302 अगर देखो बीएनएस का क्या बोल रहा है कि आप रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच कर रहे हो, डेलिबरेट इंटेंशन ऑफ वाउंडिंग द रिलीजियस फीलिंग हो गया। 299 में आप क्या रहे, डेलिबरेट एंड मिलिशियस इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस फीलिंग को ना आप वाउंड कर रहे हो, ना उनको ठेस पहुंचा रहे हो, ना ही उनको आउटरेज कर रहे हो कि उनके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, किसी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या, नहीं बोल रहे हो। सेक्शन 57 क्या बोल रहा है, अबेटमेंट का बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अबेट कर रहे हो क्या, नहीं। अगर ये प्रोविजन ही नहीं लग रहे हैं, ये ऑफेंसेस ही नहीं हुए हैं, तो उस बेसिस के ऊपर आप ये बोल सकते हो क्या कुछ अबेटमेंट हुआ है, कि आप ये बोल के कि दूसरों को प्रमोट कर रहे हो कि आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेना चाहिए, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट में हेटरेट शो करनी चाहिए, या फिर इंडिया के अगेंस्ट में इंटीग्रिटी है जो उसकी, उसको अफेक्ट करना चाहिए, नहीं। तो ये सब अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको अबेटमेंट के लिए कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। So here the Supreme Court under this case referred or held that the Supreme Court allowed the appeal। तो यहाँ पे quashing of FIR की अपील हुई थी। यहाँ पे कि जो पर्सन थे, एक्स पर्सन, कि अगर सपोज बोले हम ये ए पर्सन है, इन्होंने जो ट्वीट किया था उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हुई। तो यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हुई तो इन्होंने क्या किया, क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर के लिए फाइल किया। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आपकी अपील है विद रिस्पेक्ट टू क्वॉशिंग ऑफ दिस एफआईआर, जिसमें उनके अगेंस्ट में 196, 197, जो 302 हो गया, आपका 299 हो गया, इतने सारे जो ऑफेंसेस चार्ज हुए हैं, तो ये जो एफआईआर उनके अगेंस्ट फाइल हुई है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनी पोएम ऑन द ट्विटर हैंडल, तो ये जो आपका एफआईआर है उसको हम क्वॉश कराना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपकी अपील मेंटेनेबल है और आपकी जो एफआईआर है उसको क्वॉश किया जा सकता है, और पुलिस को बोला कि उनको कॉशियस होना पड़ेगा जब भी ऐसी कुछ एफआईआर आ रही है। अब इसके रिस्पेक्ट में एक और इम्पोर्टेंट केस यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट मैटर जो बताया गया कि अगर हम सीआरपीसी में बात करें और जो बीएनएसएस है उसमें क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, ये एक डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस किया गया। सी ये देखेंगे अभी हम। And held that registration of FIR in respect of the posted poem was mechanical exercise without application of the mind, amounted to a clear abuse of process of law and violated the fundamental right of appellant under Article 19 Clause 1 सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आप उसको वायलेट कर रहे हो, उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करके। और यहाँ पे कोई जो पुलिस है उन्होंने कोई भी यहाँ पे माइंड का यूसेज नहीं करा है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाज नॉट देयर विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस के, किसी ने बोला कि यहाँ पे ये ऑफेंस हो रहा है इस बेसिस के ऊपर, इस पोएम के बेसिस के ऊपर, तो जो पुलिस है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द माइंड हैज रजिस्टर्ड दिस एफआईआर, तो उसके रिस्पेक्ट में भी बोला गया। See the reasons for decision, meaning of the poem and lack of offense, यही हमने डिस्कस किया कि जो पोएम है उनकी वर्डिंग्स में अगर आप देखो तो कोई एनिमिटी, कोई हेट्रेड, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप आउटरीच करने की, वाउंड करने की कोई आपकी इंटेंशन दिख नहीं रही है, तो उस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, ये ऑफेंसेस नहीं लग रहे। नो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस मेड आउट, कि ये जो ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स थे कि आपको मेलाफाइड होना चाहिए, आपका मेंस रिया होना चाहिए, ये भी आपको नहीं दिख रहा। कि आपने नेशन के अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, आप इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे प्रोवोक कर रहे हो, तो वो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, सी
दिस इज द डिपार्टमेंटल प्रोसीजर विच कैन बी डन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर जिन्होंने भी रजिस्टर की थी। तो वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, उनको क्या बोला जा सकता है, वार्निंग दी जा सकती है कि ऐसी आप चीजें नहीं करोगे, अगली बार से आप जब भी एफआईआर रजिस्टर करोगे तब आपको ये गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसा बहुत टाइम होता है कि जो लोअर कोर्ट्स है, जहाँ पे लोअर पुलिस स्टेशन है, जो गाँव में विलेजेस में जो पुलिस स्टेशन है, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये वो क्या है प्रोसीजर, अगर सपोज जो क्रिमिनल लॉ चेंजेस हो गया है, तो अभी हम जब बीएनएसएस की बात करेंगे, जो सीआरपीसी में जो चेंज था उसके अगेंस्ट में हमको उनको लॉ के बारे में नहीं पता रहता है कि क्या चेंजेस आ गए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए, तो उनके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि अगर जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उनको पता भी होनी चाहिए। तो ये सब किसकी प्रॉब्लम्स होती है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी लोअर ऑफिसर्स हैं, लोअर पोस्ट पे ऑफिसर्स हैं, दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफ द लॉ, ऑफ द लॉ व्हिच प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पर्संस। ठीक है, सी, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नो इंग्रेडिएंट्स वर मेट, नो मीनिंग, दो जो भी मीनिंग था पोएम का उससे हमको ये इन्फर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रोल ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जो हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करेंगे कि अगर आपने सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी देखा होगा कि 154 ऑफ सीआरपीसी इफ यू हैव रेड, वो क्या बताता है कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, कि पुलिस को आपकी एफआईआर रजिस्टर करना रहता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो। बट विथ रिस्पेक्ट टू ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कि हमने क्या बोला, इस केस में हमने जनरल प्रोविजन देखा कि 154 में विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो सकता है। इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो आपको एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर्ड, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ये बोला गया था। क्योंकि क्या हो रहा था, पुलिस एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर रही थी, तो उस केसेस में बोला, इस केस में क्या बोला कि जो पुलिस है, द पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर इफ द केस इन्वॉल्व अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट अगर सपोज पुलिस जो है इट इज नॉट श्योर वेदर ऑन ऑफेंस जो हुआ है इसमें वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, इफ द पुलिस इज नॉट श्योर कि यहाँ पे जो ऑफेंस है जिसके बारे में जो कंप्लेंट आई है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके रिस्पेक्ट में पुलिस क्या कर सकती है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। यहाँ पे in this case only the Lalita Kumari versus State of UP, the Supreme Court said कि on one hand if the case involves a cognizable offense the police is bound to register an FIR, but if the police is not sure if the case involves a cognizable offense or not, उस केस में पुलिस क्या कर सकती है, preliminary inquiry कर सकती है for deciding whether the case involve a cognizable case or not। तो उस केस में हम preliminary inquiry का ऑप्शन देते हैं before registering an FIR। तो यहाँ पे ये बोला। अब जो बीएनएसएस है उसमें जो प्रोविजन है, क्या ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑप्शन है, यहाँ पे बीएनएसएस की प्रोविजन में बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहाँ पे आपको मिनिमम 3 ईयर्स से 7 ईयर्स की जो इम्प्रिजमेंट हो सकती है, ऐसे जो ऑफेंसेस है उसमें आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ही है। ठीक है, और अगर आप ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, प्रोविजन का आप वायलेशन कर रहे हो। बट यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने इसका जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी था, ये जितने भी ऑफेंस अभी हमने देखे 197 का, ये जितने भी हो गए, यहाँ पे ये ऑफेंसेस किससे पनिशेबल है, विद इन द रेंज ऑफ 3 to 7 ईयर्स। तो अगर पुलिस ऑफिसर को इनके रिस्पेक्ट में एफआईआर रजिस्टर करनी थी तो उसके पहले उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी थी, जिसमें वो चेक कर सकते थे कि यहाँ पे ये ऑफेंस प्राइमा फेसाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वो ये चेक कर सकते थे कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमिट होगा कि नहीं होगा। तो उस बेसिस के ऊपर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं करी थी उन्होंने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सी in section 154 of CRPC does not provide for making any preliminary inquiry. However, as held in the case of Lalita Kumari versus State of UP, a preliminary inquiry is permissible if the information received does not disclose cognizable offense।
ठीक है, कि अगर डायरेक्टली आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं पता चल रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते थे, एज पर दिस केस आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो टू डिसाइड वेदर द केस इन्वॉल्व्स अ कॉग्निजेबल केस और नॉट। इंडिकेट्स द नेसेसिटी फॉर एन इंक्वायरी। अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड ओनली टू ascertain whether a cognizable offense is disclosed or not. Next, however, subsection 3 of section 173 of BNSS, यहाँ पे जो 173 है उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि कब आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी ही है। A court emphasized the mandatory requirement of registration of FIR under 173 कि फर्स्ट केस में तो हमने बोला फर्स्ट क्लॉज में कि आपको क्या करना है, आपको FIR आए तो उसको रजिस्टर करना है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है तो। सी only if cognizable offense is disclosed. However, court clarified that subsection 3 of 173 allows preliminary inquiry even where offense is cognizable। कि यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज में बोल रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर करना, आप रजिस्टर करना मैंडेटरी है। बट क्लॉज 3 में बोल रहा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है बट उसका पनिशेबल कितना है, पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years। कि यहाँ पे अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पनिशेबल है इन द रेंज ऑफ 3 to 7 years तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ही करना है। देयरफॉर इन केसेस वेयर subsection 3 of 173 is applicable even if the information pertaining to the commission of an cognizable offense is received, an inquiry can be conducted to ascertain whether a prima facie case exists for proceeding in the matter। कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट फिर भी अगर वो इन द रेंज ऑफ 3 to 7 years आ रहा है जहाँ पे उसकी इम्प्रिजमेंट इतनी हो सकती है, पनिशमेंट इतनी हो सकती है, तब पुलिस क्या कर सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है टू डिटरमाइन वेदर ऑन द प्राइमा फेसाई बेसिस यहाँ पे ये केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। द इंटेंशन अपीयर्स टू बी to prevent the registration of FIRs, frivolous cases where punishment is up to 7 years. Even if information discloses the commission of cognizable offense in the present case, since offences alleging fell within the range except 57, the police ought to have conducted a preliminary inquiry। जो section 57 है of the BNS जो कि अबेटमेंट की बात कर रहा है, अगर उसको हम छोड़ दें तो जितने भी प्रोविजन अभी हमने डिस्कस किए 196 हो गया, 197 हो गया, 302 हो गया, 299 हो गया, ये सारे किस रेंज में आ रहे हैं, 3 to 7 years की रेंज में आ रहे हैं। तो उसके लिए पुलिस को यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहिए था टू डिटरमाइन वेदर there is a prima facie case or not। The court stressed that where allegations concern spoken or written words potentially attracting the exception under 19 clause 2 of the constitution, the police must exercise particular care and undertake preliminary inquiry। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जब भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और जब आपको ये पता लगाना है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आप लिमिट कर सकते हो, क्या उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस बेसिस पे आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी। तो अगर सेफ गार्ड है प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स अगर अफेक्ट हो सकते हैं तो आपको जो ऑप्शन है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ये पुलिस को करना चाहिए था। The obligation of the police to respect constitutional ideals under Article 51A, Clause A was highlighted, which provides that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respects its ideal and institution। कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें क्या बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, आइडल्स है, उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। सो पुलिस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है जो कि फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी लॉ में आपको सेफगार्ड्स हैं तो उनको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टू जज एलिज्ड ऑफेंसिव स्पीच। तो कोटिंग द पैराग्राफ 67 of the judgment uttered by Bose and Puranik in the case of Bhagwati Charan Shukla versus provincial government, the court held that the effect of words must be judged using the standard of reasonable, strong minded, firm and courageous man। ये जो पोएम है जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सुन के ये पोएम जब अपलोड हुई मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि ये मुझे उकसा रहा है या फिर मुझे इंसाइट कर रहा है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, उनके अगेंस्ट में वायलेंस करने के लिए। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो ये पोएम है वो इंसाइटफुल है या नहीं है, वो हेट्रेड को बढ़ावा दे रही नहीं है,
कि प्रमोट कर रही है वायलेंस को, तो ये हम कैसे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनेबल मैन। तो यहाँ पे रीजनेबल मैन के बेसिस पे, जैसे हम बोलते हैं कि ये रीजनेबल मैन, कि अगर हम जैसे टॉर्ट लॉ भी पढ़ते हैं तब भी हम क्या देखते हैं कि अगर नर्वस शॉक के बेसिस के ऊपर कोई डैमेजेस है तो कैसे डिसाइड होते हैं? एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कोई भी इंसाइटफुल अगर आप स्पीच देख रहे हो या हेटफुल स्पीच देख रहे हो तो उसको बेसिस डिसाइड कैसे करोगे whether it is insightful, whether it is hateful or not? तो on the basis of a reasonable, firm, strong minded man देखोगे कि जो भी क्राइटेरिया होगा वो ऐसा पर्सन होगा जो नॉट अ सेंसिटिव पर्सन है, कि जो सेंसिटिव पर्सन होगा उसको क्या लगेगा, हर जो बात है वो मुझे ही डायरेक्ट की गई है, हर जो बात है मेरे रिलीजन को ही टारगेट कर रहे हैं, हर जो बात है मेरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। सो हियर वी आर सेइंग द स्ट्रॉन्ग माइंडेड फर्म पर्सन शुड बी द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग whether the speech or expression is in contravention or not. The court reaffirmed that the poem viewed from this standard did not incite hatred, enmity, or in fact promoted resilience against the injustice through peaceful means. रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया की इस सब में हम अगर देखें 196 में भी हमने क्या देखा, 197 में भी हमने देखा मेलाफाइड, 302 में भी हमने क्या देखा, 299 में भी हमने देखा इंटेंशनल होना चाहिए, आपका मेलाफाइड इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोएम अगर मैं किसी साइट के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ एज एक्सरसाइजिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व था। इट हेल्ड दैट देयर वाज नो डेलिबरेट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अपीलेंट टू प्रमोट एनमिटी और इल विल, एंड इवन ऑन prima facie basis the necessary mens rea was absent. The court severally criticized the High Court for failing to appreciate the fundamental constitutional protection. कि जब हाई कोर्ट ने इस FIR को क्वश करने से मना कर दिया तो उस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। It noted that the High Court wrongly relied on the nascent stage of investigation to refuse quashing the FIR despite no prima facie case. Importance of protection of freedom of speech, तो यहाँ पे क्या बोला कि जो freedom of speech है उसको protect करना चाहिए। The court eloquently reaffirmed that the free speech is an integral part of the healthy civilized society and it's indispensable to a dignified life under Article 21. Court must be vigilant to protect constitutional rights even if the content of the speech is unpopular or uncomfortable. So on the face of it, the poem or any speech can be considered unpopular or unpleasant, कि आपको सुन के अच्छी नहीं लग सकती, बट हो सकता है वो अच्छी नहीं हो, तो अच्छे में सुनने में अच्छी नहीं लग रही हो, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर है, फंडामेंटल स्पीच और एक्सप्रेशन है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ना कि प्लेजेंटनेस ऑफ योर। Next, reliance was placed on Anand Chintamani versus State of Bihar and Shreya Singhal versus Union of India, कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में बताता है कि वहाँ पे भी कोई भी अगर पर्सन कोई इंफॉर्मेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पास कर रहा था तो वहाँ पे उस पर्सन को भी आप क्या लाइबल कर सकते थे, तो वहाँ पे उसको भी क्या बोला था हमने कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड दैट्स व्हाई द प्रोविजन सेक्शन 66A वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। टू रिसाइड डिसेंट एंड नॉन मेनस्ट्रीम व्यूज इज कार्डिनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ठीक है, सो बाय दिस we complete the case of Imran versus State of Gujarat. Is it clear? 3 जज बेंच है। नॉर्मली क्या बता रहा है आपको, सिर्फ आपको फंडामेंटल स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा है which was relevant, क्योंकि यहाँ पे एप्लेन क्या है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है, इसलिए क्या हो सकता है, इमरान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एक स्पेसिफिक केस लॉ हो सकता है जो कि आपको पूछा जा सकता है, रेलेवेंट हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे कम्युनल हेड और ये सब आ सकता है, तो इसलिए ये केस आपका क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इज इट क्लियर? So ये था आज का जजमेंट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डाउनलोड द PPT फॉर द सेम। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।